हेलो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ आज आपके पेपर के बारे में, जो कि आपका एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट का पेपर है। तो इस पेपर के हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे होंगे। और अगर हम इसमें बात करते हैं तो पेपर मतलब आसान था, लेकिन उनके लिए जिन्होंने पढ़ रखा था। मैंने आपको जो वीडियोस दिए थे, बाकी नोट्स दिए गए थे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इजी पेपर लग रहा होगा। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों का पेपर कैसा गया है। तो पहला ही क्वेश्चन आपका है जो एसीसी से पूछा गया था, ठीक है। अल्टरनेटिव एंड जो कम्युनिकेशन है उससे पूछा गया था। अल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन जो आपका है उससे आपका क्वेश्चन था। तो एसीसी जो आपका है संप्रेषण का एक तरीका है जिसमें वाक्य का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आप जानते हैं ये उन्हीं बच्चों के लिए डेवलप ही किया गया था जो जिनकी स्पीच और जिनकी हियरिंग में प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चों के लिए ये डेवलप किया गया था। तो बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला है अवरोध मुक्त वातावरण केवल भौतिक संरचनाओं तक सीमित होता है। तो ऐसा नहीं होता है, केवल स्कूल की भौतिक संरचना ही नहीं, अवरोध मुक्त वातावरण और भी सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। समावेशी शिक्षा एकात्मीकरण की संकल्पना से भिन्न होती है। मतलब ये पूछ रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जहाँ पर हम एक तरफ बच्चे को सुविधाएं नहीं दे रहे होते हैं, सिर्फ इंक्लूड करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम बच्चे को सुविधाएं देते हुए इंक्लूड करते हैं। तो दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ये भी अगर आपका देखेंगे तो सही लिखा गया है। अगला है समग्र शिक्षा योजना एक एकात्मिक योजना है जो 1 से 10वीं तक की पूरी पाठशाला को संदर्भित करती है। तो आपको मैंने मैंने आपको अभी रिसेंटली एक वीडियो दिया था जिसमें आपने देखा होगा कि मैंने समग्र शिक्षा को, क्योंकि मैंने किसी भी टॉपिक में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं की थी, तो मैंने आपको जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन दिए थे उसी लास्ट में मैंने आपको समग्र शिक्षा के बारे में बताया था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 12वीं तक की एजुकेशन को ये इंक्लूड करता है, सिर्फ 10वीं तक की नहीं करता है, ठीक है। तो चीज़ें ध्यान रखेंगे, तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये गलत है आपका। अगला है यूडीएल का पूर्ण रूप क्या है। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग होता है। आप सभी बहुत बार मेरे से पढ़ चुके हैं, तो मतलब इजी ही था पेपर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सहायक तकनीकी आधारित के साधन होते हैं। मतलब एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल फॉर CWHI। तो जैसे आप पहला दिया है रियल टाइम जो आपका कैप्शनिंग होता है, इंडक्शन लूप सिस्टम होता है, स्पीच टू टेक्स्ट होता है, उपयुक्त सभी होते हैं। तो सारे को हम ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे टेक्नोलॉजियाँ जो होती हैं वो CWHI वाले जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्प करती हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी FM सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, इंडक्शन लूप सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है आपका जो अध्ययन लर्नर आर एक्टिव एंड लर्निंग एक्टिविटी फॉर फैसिलिटी बाय टीचर दिस असेसमेंट दिस स्टेटमेंट सजेस्ट विच अप्रोच। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो सजेस्ट करता है वो, अगर इसमें हम बात करते हैं तो ये आपका देता है लर्नर सेंटर होता है। जहाँ पर बच्चा एक्टिव है तो वो लर्नर सेंटर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है ICT, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो लगभग आप सभी ने कर रखा होगा। और NAP 2020 छात्रों के स्कूल छोड़ने की संख्या को कम करने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करती है। क्या उनके दाखिले पर ध्यान केंद्रित करती है या फिर प्रतिधारण एवं उपचार पर, पुनः जो है प्रवेश पर? तो सभी पर करती है। अगर हम एक बच्चा स्कूल छोड़ रहा है और उसको रोकना चाहते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला विद्यालय में करवाना पड़ेगा। प्रतिधारण और उपचार मतलब बच्चे के लिए प्रॉपर जो उसकी प्रॉब्लम है उसके लिए उपचार भी हमें जो है वो देना पड़ेगा। और बच्चे अगर स्कूल से छोड़ चुके हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, तो उनको प्रवेश भी हमें देना पड़ेगा। तभी हम बच्चे की जो ये नामांकन दर है इसको बढ़ा सकते हैं और उसकी जो ड्रॉप रेट है उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो D ही इसमें सही हो जाएगा आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बहुविषयक संघ की कोई एक भूमिका। मैंने आपको बताया था वो लोग जो बच्चे के हित में काम करते हैं बहुविषयक टीम के मेंबर्स होते हैं और इनकी कोई एक भूमिकाएं पूछा था। तो ये पुनर्वास में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते थे इसको। यूडीएल का कोई एक महत्व तो लिखिए। यूडीएल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिखा भी होगा। पाठशाला तैयारी की आवश्यकता लिखने के लिए कहा था। समग्र शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य था। हमने आपको बताया था उद्देश्य वही था कि अलग अलग एजुकेशन आए थे, वो अलग अलग लोगों की बात कर रहे थे। कोई SSA आया तो प्राथमिक शिक्षा की बात कर दिया, रमशा आया तो माध्यमिक की बात कर दिया। तो इसका उद्देश्य लाने का बेसिकली यही था कि क्यों ना हम एक ऐसा शिक्षा का एक ऐसा तरीका, एक ऐसा अप्रोच लाते हैं जहां पर सारे बच्चों को इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये लाया गया था। कोई एक सरकारी कल्याण योजना का नाम लिखिए। तो RBWD लिख सकते थे आप, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली जो क्लासेस ली थी उसमें बताया भी था। और शीघ्र पहचान क्या है, आसान ही था। समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा के बीच आप भर भर के अंतर लिख सकते थे, कोई एक ही पूछा था तो बहुत आसान ही था।
अगला है CBR का पूर्ण रूप। तो आप सभी जानते हैं कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन होता है। श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा में अभिभावक की कोई एक भूमिका, तो अभिभावक मस्ट होते हैं। अभिभावक की तो मतलब 100% भूमिका। अभिभावक अगर भूमिका नहीं निभाएंगे तो फिर वहाँ पर काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो मतलब ठीक ठाक आपका पेपर था। आई होप आपका पेपर बेहतर गया होगा। अगर आपको इस चैनल से कोई भी हेल्प मिली होगी तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट ही हमें मोटिवेशन देते हैं आगे चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए। बाकी आपके पेपर नंबर 9 के भी बहुत सारे टॉपिक करा दिए गए हैं। बचे हुए टॉपिक भी आपको आज रात में या फिर कल सुबह तक आपको उसके वीडियोज़ में प्रोवाइड करवा दूँगी, उसे देख करके चले जाइएगा। 3-4 वीडियोज़ हैं, मतलब करीब 4 वीडियोज़ होंगे, तो आप उन 4 वीडियोज़ को देख लीजिएगा। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा भी रखा है आपके इसी चैनल पर, करीब 20 क्वेश्चन करवा रखा है, और भी मैं क्वेश्चन आपको करवा दूँगी। ठीक है, अभी एग्ज़ाम जब तक है उसके पहले मैं आपको ऐसे वीडियोज़ दे दूँगी जहाँ पर कुछ क्वेश्चन होंगे वहाँ पर, तो वो सारे क्वेश्चन भी आप मेरे साथ कर लीजिएगा। इतना करके जाइएगा, एग्ज़ाम वो भी बहुत बेहतर जाएगा। ठीक है, मिलेंगे एक नया वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, और जो भी सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं अपने सिलेबस को अपने सामने रखें और उन्हीं सिलेबस को 2-3 बार रीड डाउन कर लें। सिलेबस को पढ़ने से ही कम से कम हम बात कर सकते हैं 10% चीज़ें तो आप आसानी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आप सिलेबस को ज़रूर 2-3 बार पढ़ें। ठीक है, इंग्लिश में दिया गया है तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लें पूरे सिलेबस को, और 2-3 बार सिलेबस को पढ़ें, क्योंकि ये पेपर नंबर 9 और पेपर नंबर 12 बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट किया कि वो बहुत सारे ऐसे पेपर, मतलब ये पेपर हमें पढ़ाए नहीं गए हैं या फिर ये पेपर हमें हार्ड लग रहा है। तो हम आपसे कहेंगे कि अपना सिलेबस 3-4 बार पढ़ डालो। ठीक है, उसको सिलेबस जो दिया गया है इंग्लिश में या हिंदी में आपके पास अवेलेबल है, उसे 3-4 बार पढ़ डालो, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हमारे सिलेबस में आखिर टॉपिक कौन कौन से हैं। टॉपिक पता रहेगा, बाकी हम आपको आपकी अपनी तरफ से जो आपको हेल्प दे रहे हैं आप उसे कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो आप इसके लिए एक काम और कर सकते हैं। जितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लीजिए और देखिए कि उसमें से कितने क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब तरीक़ों को अपना करके आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर कर सकते हैं।